अब तक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के 11th सेक्शन में यूनिट एंड डायमेंशन पे पूरा काम कर लिया है। सारी बातें उनकी हमने आपको जेई नीट एडवांस मेन सारा काम करके हम लोगों ने देखा है उसमें, और लगभग लंबा शिफ्ट था उसका। और ओवरऑल ये स्टार्टिंग है, और हमारे 11th के जितने भी अभी न्यू कमिंग स्टूडेंट्स हैं, they must be much more benefited if you go through the all lectures properly, and whatever situations are there उसको encounter करते हुए, जो situations है उसको फेस करते हुए, और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आज के जो ये हालात हैं ऐसे सब दिन नहीं रहेंगे। एंड वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जेई के हैं, नीट के हैं, जो भी आपके बोर्ड लेवल के, ये सब चीजें आपके सिलेबस में बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट करते हुए लेक्चर्स को तैयार किए जा रहे हैं। सो डोंट वरी, और हमेशा स्क्रीन को पॉज करके जहां भी किसी तरह की दिक्कतें हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये हर हमेशा ध्यान में रहना चाहिए आपको, जो चीजें हम आपको बना करके दे रहे हैं, ये कोई सिनेमा या किसी फिल्म के रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ये हमारे लिए लर्निंग की चीजें हैं। और इसके लिए प्रॉपरली हम जितने इंस्पायर होंगे इन चीजों से, उतना ज्यादा हमारा सब कुछ बेहतर तरीके से जाएगा। और एकेडमिक अगर आपका अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है। और उसमें भी इफ यू आर द रियल एस्पायरेंट्स ऑफ जेई और नीट, देन यू मस्ट हैव टू टेक केयर अबाउट फिजिक्स। इट इज मस्ट टू नो। और आप अगर आज नहीं जानते हैं तो मैं बार बार आपसे ये कहता हूं, जानिए। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हम आपको सेकंड चैप्टर लेकर के चलते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये हम आपके लिए आज शुरू करने वाले हैं। सो लेट अस सी द नेम ऑफ चैप्टर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। दिस इज द नेम ऑफ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। एंड स्केलर्स वेक्टर्स की जो बात होती है, आपने इससे पहले देखा कि फिजिक्स जो वो साइंस का पार्ट है, जिसमें हम लोग नेचर के बेसिक कॉजेस को डिस्कस करते हैं, नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करते हैं। उसके लिए जो लिंक का काम करता है, जो बेसिक हमारा जो गाइडलाइन होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। और वहां पर हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप बताए थे, जहां पर हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को फिर से एक बार हम लोग याद करते हैं। हमने बातें कही थी आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो चाहे उस समय के लिए फंडामेंटल था, डिराइव्ड था, या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था, जो भी था, हम लोगों ने लार्ज स्केल पर डिस्कशन किया है और उसकी बातें फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जहां वी आर वर्किंग दिस टाइम, दिस इज वेक्टर्स। सबसे पहले मैं इधर स्केलर लिखता हूं, क्योंकि इसके पहले हम बात करेंगे स्केलर्स। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, हम लोग इसको एक ऐसी इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्केलर्स है और ये क्या है, वेक्टर्स है। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी के विषय में हमने आपसे बात करी थी कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कहते हैं कि दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड, दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने, तो अब उस पर नहीं बैठ होना है। और इसके जो क्वालिटी होते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स, इसमें सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कर दूं कि स्केलर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, ये जरा सा हम जान लें। स्केलर्स क्या होता है, तो चीजें समझना है, गौर से समझना है बेसिकली कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitudes and no any described directions, no any described directions।
आर स्केलर्स। और फिजिक्स में इनके भी, जैसे आपको मैं कुछ इसके एग्जाम्पल बता सकता हूं। और ये एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं, ये वेक्टर हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पिकअप के साथ स्पीडली निकालेंगे हम लोग इसको। जैसे मान लेते हैं मैं बात करूं डिस्टेंस की, बात करूं मैं, बात करूं आपके लिए स्पीड की, मैं बात करूं आपके लिए वर्क की, एनर्जी, पावर है, प्रेशर है, ये सब ओवरऑल हमारे लिए ईटीसी स्केलर क्वांटिटी की लिस्ट में आते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नोट करने के बाद जो बातें आगे हम शेयर करने वाले हैं आप उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी में बात करी स्केलर की। स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसको करें इसके पास में मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तो खैर नेसेसरी कंडीशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो अगर नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बात हम लोगों ने पहले से सीखी हुई है। अब यहाँ पर एक बात हमने की है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैं बात करूँ स्केलर की, स्केलर्स के पास क्या कर देखा हमने, इसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं और कोई भी डिस्क्राइब डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब ये डायरेक्शन के पास भी, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ, करंट लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा यहां से आपको करंट एंड देन वी राइट एक्सेट्रा। करंट के बाद मैं लिखता हूं यहाँ एडीसी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो मैग्नीट्यूड और नो डिस्क्राइब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है तो ओवरऑल लोग इसको स्केलर बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये समझने का मौका मिलता है कि ये डिस्क्राइब डायरेक्शन और जनरल डायरेक्शन जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो कौन सा डायरेक्शन होता है जिसे वेक्टर मानता है और वो कौन सा डायरेक्शन होता है जिसे वेक्टर नहीं मानता, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है जानना। और जब ये बात हमको समझ में आएगी तो बाकी हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करेंगे इस पर, फिलहाल हम लोग वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, लेट अस सी नाउ कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज, यहां से स्केलर को और बेहतर समझ पाएंगे हम लोग। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड्स कॉमा स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड या डिस्क्राइब भी कहते हैं, स्पेसिफाइड भी कहते हैं, स्पेसिफाइड डायरेक्शंस। इसको स्पेसिफाइड भी ज्यादा बेहतर लिखना है, स्पेसिफाइड में लिखना, डिस्क्राइब ज्यादा बेहतर है, स्पेसिफाइड ये ज्यादा सुटेबल वर्ड है, इसका मतलब हम आपको बताएंगे स्पेसिफाइड डायरेक्शंस। तो मैंने कहा कि हैविंग मैग्नीट्यूड्स स्पेसिफाइड डायरेक्शंस, ये दोनों चीजों के अलावा एंड they must follow the rules of vector algebra, rules of vector algebra। और वेक्टर अलजेब्रा के रूल की बात करेंगे। वेक्टर में तो मेनली फिजिक्स के वेक्टर में कुछ नहीं है, वनली आपको 2-3 बातें बेसिकली याद रखनी है पूरे फिजिक्स में। हालांकि नीट वगैरह में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर हम बात करेंगे आपसे। तो ये आपको देखना है कि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड हो, उसके बाद स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो उनके पास, और उसके साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल यानी एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड डिवीजन। तो खैर इसमें आता नहीं है, वेक्टर का डिवीजन वैलिड नहीं है, वो भी आगे चल करके हम आपको शेयर करेंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर्स होते हैं इनके पास में 3 बातों का होना एकदम कंपलसरी है। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड, तो मैंने बताया कि चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो बस पहली कंडीशन है मैग्नीट्यूड। दूसरा एक डिमांड क्या है इसका, इसके पास में स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो। मैं अभी इस बात को क्लियर नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा अभी। जस्ट स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए इसके पास, और भाई साहब इसके पास क्या होना चाहिए, रूल्स
of vector algebra, rules of vector algebra must be followed। एकदम कंफर्म है, ये इसको फॉलो करना होगा अगर ये ठीक है। must be followed, rules of vector algebra must be followed। so remember ये तीन चीजें हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर हो जाने के लिए। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, द सेकंड वन इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा मस्ट बी फॉलोड। वंस वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, अब उसके कुछ एग्जांपल शेयर करने हैं वो मैं कर देता हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं। आपको मैं पहली फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू करता हूं। एंड displacement is the first one। thereafter we have velocity, acceleration, force, momentum। velocity के बाद we have acceleration, thereafter we have force। सब आप लोगों को पता है, momentum, बाकी और आगे चल करके बहुत सारे मिलेंगे। अब आपको ये देखना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर सपोज कीजिए ये लाइन है और इस लाइन को हमने एक ओरिजिनेट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया। दिस इज इफ वी टेल वी से दैट दिस इज स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए एंड वी जस्ट अप्रोच द पॉइंट बी एंड इट हैज गिवन एन एरो that representing the, ये एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन बताता है। ये इस बात की तरफ हिंट करता है कि द लाइन ए बी इज प्रोग्रेसिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो लाइन ए बी के पास यहां से लेकर के यहां जो आप देखते हैं ये मैग्नीट्यूड है इसका। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। जो लेंथ इसके अंदर हम रीड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एंड दिस AB line is if denoted by this arrow and we can say it this arrow provides the direction of propagation, direction of progression of this line AB, then this is represented by vector। so कहते हैं this is A B वेक्टर। ये है एक तरह से कहा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ये क्या है, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन की वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं। इसको मैंने बातों में तो डिस्कस कर ली इस पर कि ये होता है वो होता है, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे रीड करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिटन फॉर्म में कैसे लाएंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। एरो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और ये इसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर। इसको कहा जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर, जहां से वेक्टर स्टार्ट लेता है। एंड जहां पे इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है इसको हेड ऑफ वेक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। सबको समझ में आना चाहिए, कोई भी ये ना फील करे कि मेरे लिए कुछ नहीं है इस लेक्चर में, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बातें उठाई जाती है एंड जहां तक हम लोग जा सकते हैं या हम लोग जा नहीं सकते, जहां तक सिलेबस हमारा जेईई का जाता है वहां तक हम लोगों को जैसे भी हो जाना है और आपको एकदम उस पीक पर ले जाकर के छोड़ना है जहां के बाद सवाल बिल्कुल आसान दिखने लगे। सो आपने देखा कि वेक्टर क्या है, हमने देखा कि वेक्टर के डेफिनेशन, उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेशन एंड देयर आफ्टर द थिंग दैट कम्स इन पिक्चर। सबसे पहले आइए भाई साहब जानते हैं वेक्टर के टाइप कितने होते हैं। एक बार जब वेक्टर का टाइप हम जान लेंगे, हाँ आपको घबराइएगा नहीं, मैंने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात करी है, वो अभी पर्दे के अंदर है, आपका आएगा वो भी, भला नहीं है। आप खाली देखते चलिए आगे कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। ऑर्डर ऑफ द लर्निंग वो हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ जाने से फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे और फिर सब्जेक्ट आपको टफ लगने लगेगा। एंड मैं नहीं चाहता हूँ वो डेंजर, वो मंजर आप देखें। सो बी केयरफुल अबाउट द ऑर्डर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स
कब क्या होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। हमने रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली आपसे, कुछ वेक्टर के इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं मैं उस पर ही सीधे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 नंबर में इक्वल वेक्टर्स की। आप एकदम फटाफट इसको देखो और जो मैं बातें बोल रहा हूं मैं इसके डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाते हुए आगे निकलूंगा। इक्वल वेक्टर्स, अब इसमें कहने का हमारा ये मतलब है कि वेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो ये ए बी वेक्टर मैंने लिखा, हमने यहाँ एक दूसरा वेक्टर मैंने सी डी लिखा, हम एक वेक्टर यहां से ई एफ लिखे। आप ध्यान देने वाली बात है, और भी आप कितने भी लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू मैं x सेंटीमीटर बोलता हूं, then it is x सेंटीमीटर and it is x सेंटीमीटर also। आप समझिएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन आप खुद लिखना, क्योंकि ये आपको खुद से डेफिनेशन लिखने पर आपको थोड़ा सा हिम्मत बनेगा, ये विल बी पॉजिटिव है। मैंने क्या देखा कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, we have 3 vectors a b c d and e f, they all are having same magnitude x centimeter x centimeter x centimeter, and rather than the magnitudes we have same directions also। आप देख सकते हो a b c d और e f सब डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आपने क्या देखा, इस कंक्लूजन क्या लिया आपने? कंक्लूजन है हमारे पास यही कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। और अगर ये दोनों ही बातें आ गई, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल वेक्टर को शो करेगा। किसको शो करेगा? इक्वल वेक्टर को शो करेगा, है ना। इसलिए क्या है, ए बी वेक्टर बी सी, सॉरी ए बी के बाद कौन सा सी डी है ना, सी डी वेक्टर एंड ई एफ वेक्टर, ये सभी हैं आपके इक्वल वेक्टर्स हैं। ये सभी क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। अब जब एक बार हमने देखना है कि इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाने चाहिए, तो ये इक्वल कहलाते हैं। जब एक बार हमने इक्वल को देख लिया तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन करेगा कि मैं जरा अनइक्वल भी देख लूं। तो अनइक्वल वेक्टर्स के लिए थोड़ा सा हमको समझना होगा। अनइक्वल वेक्टर्स, जितना इक्वल का डेफिनेशन हमने आसानी से ले लिया, अनइक्वल में थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग, चीजों को अच्छे तरीके से पहले एनालाइज कर लेंगे। एक बात समझना है कि वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अगर अनइक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स की बात करेंगे, आप देखिए 3 कंडीशंस विल बी देयर। आइदर दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो भी ये दोनों वेक्टर अनइक्वल माने जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। सपोज अगर डायरेक्शन सेम हो गया और मैग्नीट्यूड एक नहीं रहा, तो भी अनइक्वल हो जाएगा। और तीसरा कि न तो मैग्नीट्यूड सेम हो और न ही डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर भी अनइक्वल वेक्टर्स ही कहलाते हैं। ये हमें हमेशा समझ करके चलना होगा। सो लेट अस गो फॉर द अनइक्वल वेक्टर्स। देखिए 3 कंडीशंस। ए नंबर, फॉर द टू वेक्टर्स, हम दोनों वेक्टर्स के लिए बात करते हैं। फॉर द टू वेक्टर्स, ए नंबर 2 और मोर लिख लीजिए ना, एटलीस्ट तो 2 लेना ही पड़ेगा। 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स, मोर वेक्टर। चूंकि ऐसे रिलेशन तो बेसिकली 2 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन बातें करने के लिए हम कर लेते हैं कैसा अगर और भी ग्रुप आया तो क्या प्रॉब्लम है। ए नंबर में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट। एकदम समझिएगा, मामला क्या हो गया, अनइक्वल आ गया। ऐसा हो गया तो वेक्टर क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर्स। मैं डायग्राम दिखा देता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेट अस गो फॉर द डायग्राम। इसको मैं मिटा दूं, आप समझदार बच्चे हो एंड यू ऑल आर करेजियस आल्सो। तो इक्वल वेक्टर्स के बाद अनइक्वल वेक्टर्स है।
कहना हमारा ये है कि मैंने एक वेक्टर यहां ए बी लिया, आपने लिखा कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैंने भी लिया, आपने बोला यस तो मैंने भी बोला यस, आप देखो। एंड दूसरा वेक्टर यहां से मैंने सी डी लिया, द फर्स्ट वेक्टर ए बी, सेकेंड वेक्टर सी बी, मैंने मैग्नीट्यूड को सेम रखना है तो मैंने यहां पर भी सी रखा, ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर लिया। आप देख सकते हैं, ऐसा भी ले लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, ई एफ ले लीजिए एक और, इसके भी मैग्नीट्यूड आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, बट क्या आप इन तीनों के डायरेक्शन में कोई मैच्योरिटी आप देख रहे हैं? We are observing no any similarity in the direction of all these 3 vectors. So confirmly we can say AB vector is not equal to CD vector and not equal to EF vector. They all are unequal vectors. Right now, कहते क्या? Due to different direction, due to different directions. वो चीजें यहां पर आपको यही कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसका लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ए बी वेक्टर, दस ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी डी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ई एफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं माने जाएंगे बिकॉज दे आर हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शंस, वेदर दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज प्रेजेंट इन मिडल, बट द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर विल बी डैमेज्ड हियर। ये भी बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन हमने ये लगाई, दूसरी कंडीशन में लेता हूं, डायरेक्शन सेम करता हूं, मैग्नीट्यूड डिफर करता हूं। सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्ट क्या देगा? एकदम कॉमन सेंस की बात है, अनइक्वल वेक्टर का रिजल्ट करेगा ये अनइक्वल, एकदम वही चीज, अनइक्वल वेक्टर्स ही यहां पर भी वंस अगेन वी विल बी गेटिंग। एंड लेट अस, इसको मैं डायग्राम करके देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखें यहां चीजें एकदम बिल्कुल सब सामने है, साफ है, क्लियर है, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं, तो सारा चीज हम बेसिकली है। आप देखें, मैंने कहा कि सेम डायरेक्शन में उठा लेते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है। आप देखो, मैंने यहां ए बी वेक्टर लगाया, मैंने यहां CD वेक्टर लगाया, दिस इज CD वेक्टर, एंड मैंने यहां एक वेक्टर EF भी लगा दिया। अब आप देख सकते हो, इफ दिस इज X सेंटीमीटर, दिस इज Y सेंटीमीटर एंड दिस इज Z सेंटीमीटर, लेट अस सी, ठीक है, या A सेंटीमीटर का देते हैं, A सेंटीमीटर क्या है? सबके मैग्नीट्यूड डिफर है बट डायरेक्शन सेम है, इसलिए आप यहां पर क्या देखेंगे, कोई भी नहीं कह सकेगा कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी डी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ई एफ वेक्टर। एंड रीजन क्या हुआ आपके सामने, सेम डायरेक्शन तो दिया आपने सामने देख रहे हो, और ये क्या है, इसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, सो ये हो गए। और सी नंबर पे आकर के बात करते हैं कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स भी हो इनके, एंड डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो इनके, और दोनों ही चीजें अगर इनके डिफर कर गए तो कोई परेशान नहीं होना है। ये भी आपको सीधे समझ में आएगा, ये अनइक्वल वेक्टर्स तब भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो चीजें डायग्राम पे आ सकती है। सपोज कीजिए कि मैंने ए बी लगाया, X सेंटीमीटर लिया, मैंने यहां लिया, मैंने यहां CD वेक्टर लिया Y सेंटीमीटर, मैं यहां एक ले लेता हूं EF वेक्टर, और उसको मैं क्या करता हूं, A सेंटीमीटर यहां मैं लिख देता हूं। बता दीजिए, तो तीनों के मैग्नीट्यूड में डिफर हैं, डायरेक्शन में डिफर हैं, तो क्या होगा, ए बी वेक्टर नहीं होगा इक्वल CD के एंड विल नॉट बी इक्वल टू EF वेक्टर। एकदम वी आर कंफर्म अगेंस्ट दिस। और आपने देखा कि जहां इक्वल वेक्टर्स के डेफिनेशन हमारे लिए बिल्कुल आसान थे, वो तो हमने सही तरीके से देख लिया, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन जब हम बात कर रहे थे अनइक्वल वेक्टर्स के, तो एक लंबा लिफाफा खुला, क्योंकि वेक्टर्स दो चीजों के कंपल्सन को ही कहते हैं,
इसमें एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, दोनों का एकदम बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड होना हमारे लिए जरूरी होता है। और इफ इट इज नॉट सो देन द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर विल गेट डैमेज्ड। अब इसको पॉज कर सकते हैं, देखिए सारा चीज आपके सामने है। तो इक्वल अनइक्वल वेक्टर्स की बात तो कर ली हम लोगों ने। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि हम पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं, इसको समझना है। रिटर्न देखना नहीं, आप फिजिक्स को खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिए, अपनी भाषा में डेफिनेशन सब चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए। सो उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर, सॉरी नंबर 3 आ जाएंगे और वो होगा पैरेलल वेक्टर्स। बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स हम किसको कहते हैं। लेट अस सी ये पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे ये तो डिफाइंड तो पहले होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर मान लो कि मैंने एक स्टैंडर्ड लाइन यहां पर खींचा और ऐसे स्टैंडर्ड लाइन भी खींचा, या मैंने इसको एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन मैंने कहा कि चलो मैंने इसको माना स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ध्यान देने वाली बात है तो ये कुछ नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड डायरेक्शन मैंने इसका नाम दिया। कोई ऐसे एल वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको स्टैंडर्ड। अब अगर मैं एक कोई वेक्टर लोकलाइज करता हूं, यहां ए बी लगाता हूं, मैंने लिखा यहां पे दिस इज ए बी वेक्टर। इफ यू राइट हियर ए बी वेक्टर, सपोज दिस इज ए बी वेक्टर ए बी, एकदम बिल्कुल इसका और इसका डायरेक्शन मैंने सेम रखा। एक वेक्टर मैंने यहां सी डी लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इससे फिलहाल मैं इसका कोई रिलेशन नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं। यहां मैंने एक वेक्टर सपोज कीजिए मैंने एम एन कंसीडर किया। व्हाट एवर मैग्नीट्यूड और डजंट मीन ये x सेंटीमीटर वाले हो सकते हैं, ये y सेंटीमीटर वाले हो सकते हैं, ये y डैश या y प्राइम सेंटीमीटर वाले हो सकते हैं। ये हमारा इशू है ही नहीं। इशू ये है कि तीनों के पास मैग्नीट्यूड है, दे आर डिफाइंड वेक्टर्स, नो प्रॉब्लम। अब अगर ए बी वेक्टर और इस एल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे कि ये ए बी वेक्टर एल के पैरेलल है। ठीक उसी तरह से अगर एम एन वेक्टर का डायरेक्शन इस एल वेक्टर के डायरेक्शन से मैच करता है तो मैं कह सकता हूं कि एम एन वेक्टर जो है वो इस स्टैंडर्ड वेक्टर के पैरेलल है। एंड इफ सी डी वेक्टर इज ऑल्सो लाइकली पैरेलल टू द एल वेक्टर, यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में वो भी है, तो हम तब कहते हैं कि देन ए बी सी डी एंड एम एन भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू एल वेक्टर, सी डी वेक्टर पैरेलल टू एल वेक्टर एंड एम एन वेक्टर पैरेलल टू एल वेक्टर। अगर ऐसा है तो आपस में ये तीनों वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। thus ए बी वेक्टर कॉमा सी डी वेक्टर एंड एम एन वेक्टर आर ऑल्सो। हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल वेक्टर्स की बात कर ली कि मान लो ये सभी स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अगर पैरेलल हैं तो हम लोग इसको आपस में क्या बोलेंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। आपने सब कुछ लिखा हुआ कि ए बी पैरेलल टू एल है, सी डी पैरेलल टू एल है, एम एन पैरेलल टू एल, तो आपस में भी क्या होंगे, ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि अगर पैरेलल वेक्टर्स में ये नोट करके मैं लिख दूं आपको कि द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स, बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स, आप लोगों को पता है क्या, ये होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। पहले से की बात हम लोग किए भी है, नहीं भी किए हैं, तो जानते हैं, हमको जानना चाहिए कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा, अगर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये है और ये है, दोनों में अगर कोई हमसे पूछता है देन वी हैव टू से
थीटा कितनी होगी, सेम डायरेक्शन थीटा 0। एंटी पैरेलल का ये बात करते हैं। एंटी पैरेलल आप सीधे देख लो कि टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फिर भी मैंने नहीं रख रहा है। अब हो सकता है इसका x सेंटीमीटर हो, इसका y सेंटीमीटर, डजंट मीन। मैं अगर इसको a भी बोल रहा हूं एंड वी आर टेकिंग इट CD, देन इफ दे आर जस्ट अपोजिट टू वन अनदर, तो थीटा यहाँ पे कितना बन जाएंगे दोनों 180 डिग्री। तो टू वेक्टर्स एट 180 डिग्री एंगल, ये भी कह सकते हैं, ये क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। ए बी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ये सब उतनी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होती है, लेकिन जो बेसिक है जिसको जानने के बाद हम कॉन्फिडेंट होते हैं आपस में चीजों के प्रति, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कंपल्सरी हो जाता है। सो लेट अस प्रोसीड। एंटी पैरेलल भी देखा मैंने। आइए अब बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ये सब चीजें आपको जानना जरूरी। को इनिशियल वेक्टर्स किसको कहते हैं, वे सभी वेक्टर जिनका स्टार्टिंग एक ही पॉइंट कॉमन हो, जिनके इनिशियल पॉइंट मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट। देखिए यहां से लिया मैंने O लिखा, A दिया मैंने, यहां मैंने B लिखा, यहां मैंने C दिया, आप चाहें यहां पर D कर दीजिए, और बहुत सारे हो सकते हैं। आप कितना लिखेंगे, कोई इसमें E लगाइए, यहाँ F लगाइए। दे ऑल आर को इनिशियल वेक्टर, कॉमन हो जिनके इनिशियल पॉइंट। ये क्या है, ओरिजिनेशन पॉइंट है, सबके लिए कॉमन है। ओरिजिनेशन, जो इनका ओरिजिनेशन है वो एक ही पॉइंट से हो रहा है, तो दे आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। सो मैं उसको भी थोड़ा सा मैंने समझा दिया। डेफिनेशन रिटन फॉर्म में करना जरूरी नहीं है, आप इसको समझेंगे और समझ करके जो भी बातें वो वहां करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्लियरली, आप बोल दीजिए ना, इसमें शर्मा लगता है। क्लियरली ओ ए वेक्टर, आपको देखने से भी समझ में, सब में वो आएगा। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ ई वेक्टर एंड ओ एफ वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, ये सभी को इनिशियल वेक्टर्स है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है को प्लेनर वेक्टर्स। ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, जितना इंपोर्टेंट है वो, वैसे तो बुक वगैरह में बहुत सारा मिलेगा आपको, मैं उतना की बात नहीं करना हम लोगों को। को प्लेनर वेक्टर ध्यान देना है कि 3 और मोर वेक्टर से शुरू करते हैं। इसमें 3 और मोर वेक्टर्स, इफ lying in the same plane, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। सेम प्लेन, lying in the same plane are coplanar vectors। ये तो अब यह सवाल उठता है कि 3 से मैंने क्यों स्टार्ट किया डेफिनेशन को। ये हमको जानना है कि 3 वेक्टर्स से मैंने डेफिनेशन इसलिए स्टार्ट किया कि 2 हमेशा 2 वेक्टर्स को प्लेनर होते, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी देखा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट देकर, जहां भी चीजें आपको जानने वाली होगी, कंफ्यूजन नहीं होना, हमारा कंफर्म रहना है कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये एकदम हमेशा होगा, वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो इसमें कोई मतलब परेशान नहीं होना, ये हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कैसे, आपको मैं तुरंत दिखा रहा हूं, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि मैंने 2 वेक्टर्स यहाँ उठाए, सपोज कीजिए एक ए है, ये अगर इस पर आप ऐसे हाथ लगाओ तो क्या होगा, ये दोनों ही वेक्टर हाथ के प्लेन में आ गए, मतलब ये दोनों हमेशा प्लेन फॉर्मेशन। किसी भी तरह से आप रखो, यहाँ हाथ लगा सकते तो यहाँ आप ऐसे रख दो, आ जाएगा, जैसे भी रखना चाहो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इससे ज्यादा वेक्टर्स को हम एसोसिएट करते हैं, मान लो कि मैंने ऐसे ले लिया, अब बताइए तो जब ये तीनों जब तक एक लाइन पे नहीं आ जाएंगे, एक लेवल में नहीं आ जाएंगे, क्या ये कोप्लेनर माने जाएंगे? नहीं, कॉमन हो जिनके प्लेन, बस यही बात को समझने वाली। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद आइए अब कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर्स की बात हम आपसे करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कोलिनियर वेक्टर्स की, मैं यूनिट वेक्टर की, नल वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की, इतनी बात कर लेना बस काफी है।
आगे के लिए, बाकी तो डायलॉग मारने के लिए बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। आइए बात करते हैं ये इसकी कोलिनियर वेक्टर्स। अब थोड़ा सा वो मास्टर वेक्टर हम लोग मानते हैं, उसमें चीजें कुछ हैं समझने वाली। देखिए यहाँ पर सब कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट नंबर होगा हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स 10 एक तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये, आप इसको मान करके चलिए। और इसमें चीजें जो बेसिक्स की है वो बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके बाद जो है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें लेवल लाएंगे, ऐसा में घबराना नहीं है, एक से चीजें सीखने को है इसमें भी। अब देखिए कि दोज वेक्टर्स which are either lying along the same line, lying along the same line, मैं सेम डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं सेम लाइन लिख रहा हूं, सेम लाइन और पैरेलल टू दैट वन, या तो उस लाइन के अलॉन्ग हो या उनके पैरेलल हो, आर कोलिनियर वेक्टर्स। एकदम आपको मैं 10 एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं, घबराना नहीं। मैं अब ये बात करता हूं, समझना है। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर मैंने यहां एक डॉटेड लाइन में दे रहा हूं, आप देखो यहां से मैंने एक वेक्टर यहां पे लिखा ए बी, मैंने ए बी लिखा। दूसरा वेक्टर मैंने सी डी लिखा, और वो देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी वेक्टर लिखा, सी डी को मैंने रिवर्स कर दिया, बट एक ही लाइन क्या लूंगा, या एक तीसरा वेक्टर मैंने ऐसा भी लिख दिया, एल एम। ठीक है। अब आप देखिए कि चूंकि वेक्टर के पोजीशन को शिफ्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसको पैरेलल टू लाइन भी कहा गया। अगर मैं इसको यहां से उठा करके यहां रख दूं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। एक वेक्टर का कांस्टेंट होना और उस वेक्टर का चेंज करना, ये दोनों जो है समझने वाली बात है। कोई भी वेक्टर अपना पोजीशन चेंज कर देने से चेंज नहीं करता है, उसका मैग्नीट्यूड अगर फिक्स हो, डायरेक्शन अगर फिक्स हो, तो वेक्टर को चेंज किया हुआ नहीं मानते हैं। पोजीशन के बदलने से वेक्टर चेंज नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी पर कोई असर ना हो। तो ये एकदम बिल्कुल आप मान करके चलिए कि बहुत सारी बातें होती है, ये फिजिक्स है और हम इसको काफी तरीके से जानते हैं, और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। पेशेंस के साथ छोटी छोटी बातें आप जितनी बार पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। अब देखो, अब आपने क्या देखा कि ए बी सी डी और एल एम हमारा क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसमें क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर एंटी पैरेलल है ना, हो सकते हैं। ए बी वेक्टर और एल एम वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, एल एम वेक्टर और सी डी भी एंटी पैरेलल है। अगर ए बी और एल एम के मैग्नीट्यूड सेम हो जाते तो ये इक्वल भी तो होते, इसीलिए इसको मास्टर वेक्टर्स कहते हैं। इसमें पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स शामिल किए जा सकते हैं। सो कोलिनियर वेक्टर्स आर द मास डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं, सो कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, anti-parallel vectors, and equal vectors। ये इक्वल है, क्यों है ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा इसको पिकअप कीजिए। इक्वल वेक्टर्स आर द सेट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कहे जा सकते, कहीं से कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप इसको देखिए, है ना, समझने में कुछ जाता नहीं है। अभी हमारा ग्राउंड फ्रेम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, घबराना नहीं है।
तो ये सभी कंबाइंड फॉर्म में कोलिनियर वेक्टर्स माने जा सकते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं मिलती हमें। सो कोलिनियर वेक्टर्स में अब आइए कुछ फिर आपको एक नोट लिखा, ये सब जब बातें जहां किया देखो इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, डिसिमिलरिटी ये जानना। एक बात देखिए कि अगर हमने यहां पर एक वेक्टर ए बी लगाई, आप सुनो ध्यान से मेरी बात को, और एक वेक्टर मैंने यहां सी डी लगाई, कोई बात नहीं। एक वेक्टर यहां मैंने एल एम लिया, आप समझो इस बात को। मैं कहता हूं कि ये x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है, बट ये y सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि क्या ए बी और सी डी या ए बी और एल एम तो पैरेलल है ना। ए बी और सी डी भी तो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड है इसके पास, सेम हो या डिफरेंट हो बट मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन सेम है। पैरेलल वेक्टर्स के कोई भी डिफाइंड वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल वेक्टर्स कहे जाते हैं, ये बात आपने देखा है। और वो जो सेम डायरेक्शन वाले को उसको पैरेलल विद द सेम डायरेक्शन भी कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर आपस में पैरेलल भी है, इक्वल भी है, और ए बी और एल एम भी आपस में क्या है, पैरेलल है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए ध्यान देना है कि सभी इक्वल वेक्टर्स तो पैरेलल वेक्टर भी होते हैं, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। यही मैं बताना चाहता था आपको। लिखते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल आल्सो, ये पैरेलल भी हो, आर पैरेलल वेक्टर्स आल्सो कहा जा सकता है, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, ऑल पैरेलल वेक्टर्स में नॉट बी इक्वल। ठीक है, सब बात क्लियर हो गई। यहां का भी ब्लॉक देख लिया हम लोगों ने। सो पैरेलल वेक्टर्स भी देख लिया हम लोगों ने, एंटी पैरेलल भी कोलिनियर लिया। ये बात करते हैं अब आपसे पोजीशन वेक्टर्स की बात किसी करते हैं। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ पोजीशन वेक्टर्स। अब तो नंबर ही मैं भूल गया, 7 या शायद 8 नंबर था, तो जो भी हो 8 नंबर। चलिए 8 नंबर था, कितना नंबर था भाई? अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्या पता सीरियल नंबर में कोई प्रॉब्लम ना। आइए बात करते हैं हम आपसे पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, पोजीशन वेक्टर। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट फ्रेम में जाना पड़ेगा हमें। बात करते हैं, आप सपोज कीजिए कि ये हमने एक्स एक्सिस लिया, इस सब पर तो गेम प्लान है ही हम लोगों का, लेकिन थोड़ा सा ये वाई एक्सिस है। आप अभी समझना है इसको, आपने 9th क्लास से या उससे पहले भी या उसके बाद भी 10th में तो लोकेशन ऑफ पॉइंट आपने देखा होगा। इफ दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। सो कंफर्म ये देखना है कि मुझे अगर इस पॉइंट पी पर पहुंचना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें सबसे पहले एक्स लोकेशन पर जाना होता है। एंड वी मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन फॉर अ डिस्टेंस एक्स, दिस, एंड देन वी टर्न आवरसेल्फ एंड वाई चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, पी पर। तो चलने के एक रास्ते तो ये भी है, दूसरा ये भी है कि अगर यहां से मैं डायरेक्ट एक लाइन ऐसे मिला दूं और इसको मैं स्ट्रेट रोड से जोड़ दूं तो मैं यहां के बाद डायरेक्ट यहां पहुंच सकता हूं। कोई बाईपास नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से सीधे फिनिशिंग पर सीधा स्ट्रेट लाइन। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट से द्वारा इस पॉइंट को लोकेट जब ओरिजिन से मैंने किया थ्रू द स्ट्रेट लाइन होगी, देन ओपी वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, यहां पर बोलेंगे कि ओपी वेक्टर इज द पोजीशन। समझना इसकी जरूरत आगे है लार्ज स्केल पर, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P का हम इसको पोजीशन वेक्टर कर, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि इन द कोऑर्डिनेट प्लेन
और स्पेस कोऑर्डिनेट में भी कोई बात नहीं, 3 डायमेंशन में भी जाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ जेड भी ले सकते थे अगर जेड एक्सिस हम कंसीडर करते तो। सो अगर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द पॉइंट इज डायरेक्टली ज्वाइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, डायरेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन टू दैट पॉइंट, so corresponding vector is called the position vector of the given point P. So this is the thing that we have to remember. और अब जो है वेक्टर के इस टाइप को जान लेने के बाद हम आपसे बात करते हैं नल वेक्टर की, या इसी को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। नल वेक्टर, ये सब शब्द आप जान के रखिएगा, सब कुछ नहीं है। नल वेक्टर और इसी को हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये लॉजिकल चीज है, इसका कोई ऐसा नहीं है। अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, सीधा इसके टाइप का मामला है। अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, यही आपका कहलाता है नल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। अगर कोई आपसे पूछे कि नल वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो डिफाइंड है कि नहीं, तो कह देना इसको हम लोग अनडिफाइंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका डायरेक्शन डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। क्यों? अगर मान लो मैं कहता हूं कि 10 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है और माइनस 10 मीटर ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मीटर मिलेगा ना। लेकिन होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार आप याद कीजिए, तो मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा ना। तो ये भी तो क्या है, वेक्टर ही है ना, और ये भी क्या है, वेक्टर ही है। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, वेक्टर ही तो मिलेगा। और अगर वेक्टर हमें जो वेक्टर मिला और उसका मैग्नीट्यूड अगर मैंने 0 देखा है, तो 0 मैग्नीट्यूड के वेक्टर का डायरेक्शन क्या डिफाइन कर सकेंगे? वो तो मैथमेटिकली तो हमने शो कर दिया कि वेक्टर होमोजेनिटी से कि वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट वेक्टर ही मिलेगा। बट अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो बैलेंस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर वहां पर उसका डायरेक्शन प्रॉपर्ली डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। सो ऐसे केस में कोई भी हमको थेपराई करने की जरूरत नहीं है। आप कन्फर्मली ये समझना है कि नल वेक्टर इज ओनली ऑफ इमेजिनेशन, ओनली द इमेजिनेशन, और वो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर आया है, होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट पर आया है कि भाई ऐसा अगर होगा तो मैं क्या करूंगा, तो ये कह देना उसको। अब लास्ट में यूनिट वेक्टर की बात हम करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको इसकी चर्चा थोड़ी सी कर देते हैं और लास्ट वेक्टर को बचा के रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट वन, एंड आई थिंक वो मैं लास्ट ही बात करता हूँ, यूनिट वेक्टर। एंड ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी काम करने होते हैं हम लोगों को। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, a vector whose magnitude is unity, उसी के लैंग्वेज में मैं लिख दे रहा हूं, कॉल यूनिट वेक्टर, कॉल यूनिट वेक्टर। तो ये है, इस पर आगे चर्चा हम करेंगे आपसे। अभी आज के लेक्चर में इतना ज़्यादा, फर्स्ट लेक्चर है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। आप लोग ऐसे भी मस्ती करने वाले बन गए, तो अभी मस्त रहिए, खुश रहिए और आराम से सिलेबस को कंटिन्यूअसली पढ़ते चलिए। और आज के लिए गुड बाय, और आगे मस्त रह करके सिलेबस को पढ़ते रहना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, याद रखने की बात है। थैंक यू।